अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास अब पैराग्राफ है वो ये है कि रिसेप्टर पोटेंशियल ऑफ द पेसिनियन कॉर्पस्कल। कि अब यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो रिसेप्टर किस तरह जो है वो क्रिएट करता है और रिसेप्टर कैसे जो है आगे वो ट्रांसमिट करता है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि रिसेप्टर जो है ये एक रिसेप्टर है हमारे पास पेसिनियन कॉर्पस्कल। और ये जो है रिसेप्टर पोटेंशियल जो है वो रिसेप्टर स्टिमुलस जो है वो रिसीव कर रहा है और उसके बाद एक डिपोलराइजेशन हो रही है जो कि आगे मूव कर रही है। तो यही फिनोमिना यहाँ पर भी कि रिसेप्टर पोटेंशियल ऑफ द पेसिनियन कॉर्पस्कल। असल में होता क्या है कि ये हमारे पास अब पेसिनियन कॉर्पस्कल है। यहाँ पे ये पेसिनियन कॉर्पस्कल है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके ये दरमियान में एक अनमाइलिनेटेड जो है ये एक्सॉन है और इसके आसपास जो है कैप्सूल की कवरिंग है। ठीक है, तो अब ये जो कैप्सूल की कवरिंग है बाहर, तो अब यहाँ पर अगर कोई इस जगह पर अगर होगा तो एक्शन पोटेंशियल हमारे पास जो है वो नहीं बनेगा। फिर यहाँ पर अगर हम इसको स्टिमुलस देंगे यहाँ तक, उसकी स्ट्रेंथ यहाँ तक आएगी तो नहीं होगा। जब तक ये हमारे पास अनमाइलिनेटेड एक्सॉन को आगे डीपोलराइज ना कर दे तब तक इसके अंदर जो है डीपोलराइजेशन जो है वो नहीं होगी। और जब तक डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो तब तक हमारे पास जो है इधर पोटेंशियल नहीं बनेगा और ये आगे की तरफ जो है वो मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी वो यही बात कर रहा है कि इसके ऑल कैप्सूल लेयर्स बट वन हैव बीन रिमूव। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये सारी कैप्सूल लेयर होती हैं लेकिन उसको रिमूव कर दिए और फिर यहाँ पर जो है आ गया एक अनमाइलिनेटेड एक्सॉन। यहाँ पर जो है उसको पोटेंशियल मिल रहा है और इस तरह जैसे पोटेंशियल मिलता है डीपोलराइजेशन हो जाती है। जब डीपोलराइजेशन होती है तो वो आगे की तरफ पोटेंशियल मूव करता है और फिर जैसे वो माइलिनेटेड एक्सॉन की तरफ जाता है तो वो नोड टू नोड जो है वो जंप करने लग जाता है और आगे की तरफ मूव करता है, जिसको कहते हैं सल्टेटरी इम्पल्स। और इसी सल्टेटरी इम्पल्स के थ्रू ये एंड तक जाता है CNS तक, जहाँ पर ये जाके इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरप्रेट हो जाती है। तो ये पैराग्राफ रीड कर लें, इसमें यही लिखा हुआ है कि उसके जो है वो कंप्रेशन होता है और फिर उस एंड पर जो है ये नर्वस सिस्टम की तरफ जो है वो मूव कर जाता है, जिसको स्टिमुलस मिलता है। फिर डिपोलराइजेशन के बाद जो है वो रिसेप्टर पोटेंशियल बनता है। रिसेप्टर पोटेंशियल के बाद आगे की तरफ जो है वो मूव करता है और सल्टेटरी इम्पल्स बन के सीधा जो है वो CNS सिस्टम की तरफ जो है वो चला जाता है। अब आ गया कि रिलेशन बिटवीन स्टिमुलस इंटेंसिटी एंड रिसेप्टर पोटेंशियल। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्या रिलेशन है स्टिमुलस इंटेंसिटी का और रिसेप्टर पोटेंशियल का। इसके अंदर वो कह रहे हैं ना कि वही जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि ये वाला ग्राफ इसमें सारा, कि जिस तरह ये अब हमारे पास स्टिमुलस स्ट्रेंथ जैसे ही इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल या एम्पलीट्यूड जो होगा वो हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। तो ये जो एम्पलीट्यूड होगा वो उसका इंक्रीज़ करता जाएगा एक थ्रेशोल्ड लेवल तक, लेकिन जैसे ही थ्रेशोल्ड लेवल के बाद ऊपर सब सुपरा थ्रेशोल्ड लेवल तक वो मूव करेगा तो वहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ जो एक्शन पोटेंशियल होंगे वो ज़्यादा बनने लग जाएंगे और जो एम्पलीट्यूड होगा वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। मतलब 100 मिली वोल्ट जो है इसका मैक्सिमम, ये मैक्स इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना कि 100 मिली वोल्ट जो है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है रिसेप्टर पोटेंशियल का। तो जितनी हम उसको स्टिमुलस स्ट्रेंथ देंगे उतना ज़्यादा जो है वो रिसेप्टर पोटेंशियल क्या होगा, एम्पलीट्यूड उसका इंक्रीज़ होगा, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक 100 तक। 100 के बाद क्या हो जाएगा कि इसके रिसेप्टर पोटेंशियल लेवल तो 100 ही रहेगा, लेकिन उसके बाद एक्शन पोटेंशियल्स की जो होगी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, फ़ौरन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एक्शन पोटेंशियल की जो ये यहाँ पर देखें ना कि ये इस तरह जो है ये मूव कर रहा है। तो ये जितने ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि पर सेकंड कितने जो है हमारे पास एक्शन पोटेंशियल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें जितने भी ज़्यादा हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है उसको इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है किस तरह, हम जब हमने स्टिमुलस स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ किया। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन स्टिमुलस इंटेंसिटी एंड द रिसेप्टर पोटेंशियल। तो स्टिमुलस इंटेंसिटी जो है ये हमारे पास इंक्रीज़ कर रही है और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो सुप्रा थ्रेशोल्ड लेवल पर जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। अब फिर हमारे पास ये इसमें लिखा हुआ है कि इन टर्न द फ्रीक्वेंसी रिपीटेटिव एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर इंक्रीज अप्रॉक्सीमेटली इन द प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन द रिसेप्टर पोटेंशियल। कि ये इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सुप्रा थ्रेशोल्ड लेवल पर जो रिसेप्टर पोटेंशियल होता है उसको, उसके जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आगे अडोप्टेशन ऑफ द रिसेप्टर्स। अडोप्टेशन ऑफ रिसेप्टर क्या होता है कि एक हैबिट, एक चीज़ की हैबिट हो जाना। कैसे कि पहले जो है हम शावर के नीचे जो है वो खड़े होते हैं तो हमें पानी जो है वो ठंडा ठंडा लगता है, लेकिन कुछ थोड़ी देर के बाद हमें उसकी आदत हो जाती है, जो हमें पहले हमें सर्दी लग रही होती है दोबारा वो नहीं लगती। तो ये होती है एक एडाप्टेशन ऑफ द रिसेप्टर। ठीक है, कि एक रिसेप्टर जो है वो इसको अडॉप्ट कर लेता है। अब इन रिसेप्टर्स में आगे कुछ टाइप्स होती हैं जो हमारे पास जो है वो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं और कुछ जो होते हैं बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करते, जिनको नॉन अडॉप्टिंग कहते हैं या फिर बहुत स्लो होते हैं या इंटरमीडिएट होते हैं। अब अडॉप्टेशन ऑफ रिसेप्टर की एग्जांपल तो मैंने आपको दे दी। अब इसमें टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो है ना फास्ट अडॉप्टिंग जो होते हैं, फास्ट अडॉप्टिंग में आ जाते हैं पेसिनियन कर्पस्कल्स। और फिर जो इंटरमीडिएट होते हैं, इंटरमीडिएट अडॉप्टिंग,
इनमें हमारे पास आ गए कौन से, हेयर फॉलिकल्स, और जो बिल्कुल नॉन अडॉप्टिंग होते हैं या फिर बहुत स्लो अडॉप्ट जो करते हैं, उनमें मसल स्पिंडल फाइबर्स वगैरह या मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन बॉडीज़ वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फर्दर मोर अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल सेंसरी रिसेप्टर इज़ दैट दे अडॉप्ट आइदर पार्शली और कम्प्लीटली टू एनी कॉन्स्टेंट स्टिमुलस आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वही कि आदत हो जाती है। दैट इज़ व्हेन अ कंटिन्यूअस सेंसरी स्टिमुलस इज अप्लाइड द रिसेप्टर रिस्पॉन्ड्स एट अ हाई इम्पल्स रेट एट फर्स्ट एंड देन प्रोग्रेसिवली स्लोअर रेट। तो इस जो रेट पहले जो क्या कह रहा है वो, कि पहले जो रिसेप्टर्स होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा स्पीड में जो है वो मिल जाती है। ठीक है, जो स्पीड में जो है वो स्टिमुलस मिल रहा होता है तो वो आगे सिग्नल भी उसी स्पीड में जो है वो भेज रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही पीछे से सिग्नल जो है वो कट ऑफ हो जाते हैं या स्लो हो जाते हैं तो आगे जो मैसेज आ रहा होता है वो भी क्या हो जाता है सीएनएस की तरफ, वो भी जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि अडॉप्टेशन हो जाती है इस चीज़ की, कि पीछे से जो सिग्नल आ रहे होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं तो आगे जाने वाले सिग्नल्स भी कम हो जाते हैं। तो इस वजह से सीएनएस की तरफ जो है वो ज़्यादा जो है वो नहीं पहुंच सकते और उसकी कह सकते हैं अडॉप्टेशन हो गई है। तो अब इन अडॉप्टेशंस को जो अगला पैराग्राफ इसमें है कि मैकेनिज़्म क्या है। ठीक है, कि कैसे जो है वो दो जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं रिसेप्टर्स। तो दो किस्म के इसमें जो है वो मैकेनिज़म्स जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। एक ये कि इसमें क्या होता है कि वो कह रहा है कि एक जो है वो होता है हमारे पास मैकेनिकल मैकेनिज़्म और दूसरा हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिकल। अब ये दो तरीके हैं क्या करने, किसी भी रिसेप्टर को जो है वो अडॉप्ट करवाने के। ठीक है, अब मैकेनिकल में क्या होता है कि ये अगर हमारे पास पसिनियन कॉर्पस्कल है, ठीक है, और बीच में इसके जो है वो एक अनमाइलिनेटेड एक्सॉन है, तो अब अगर हम इस मेम्ब्रेन को जो है वो स्ट्रेच करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि इधर का जो फ्लूइड होगा ये इसकी तरफ मूव करेगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको जो है इस तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जो स्ट्रेच इसको मिल रहा होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये वाला जो फ्लूइड होगा इस साइड वाला ये भी वापस रिबाउंड फिनोमेना के थ्रू यहाँ पर दोबारा जाके इसको फिल कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा कि जो एक्शन पोटेंशियल मिल रहा था उसको ये बाउंड बैक करेगा और उसकी स्पीड को जो है वो स्लो कर देगा। तो ये एक इसका था मैकेनिकल प्रोसीजर, किसका, रिसेप्टर अडॉप्टेशन का। और दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रिकल। अब क्या होता है कि हमारे पास अगर ये है ना, ये हमारे पास फ़र्ज़ करो कि ये अनमाइलिनेटेड एक्सॉन को मैंने यहाँ पर निकाल दिया, तो अब ये वाला जो पोर्शन है इसके बाहर क्या होते हैं, सोडियम होते हैं और अंदर जो है क्या होता है, पोटाशियम होते हैं। तो सोडियम जब इन साइड मूव करते हैं और पोटाशियम बाहर वाली साइड पे मूव करते हैं तो मैक्सिमम जब सोडियम अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगी, डीपोलराइजेशन हो जाएगी और नेगेटिव जो है वो बाहर मूव करेंगे। तो अब अगर इस सोडियम चैनल, अब यहाँ से सोडियम जिसके थ्रू जा रहे हैं वो पे सोडियम गेट होगा या सोडियम चैनल्स होंगे, अगर इन सोडियम चैनल्स को जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए तो सोडियम अंदर नहीं जाएगा और डीपोलराइजेशन नहीं होगी। जब डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो लोकल पोटेंशियल नहीं बनेगा, लोकल पोटेंशियल जब नहीं बनेगा तो ये आगे की तरफ जो है वो मूव नहीं करेगी और जब मूव ही नहीं करेगी तो सीएनएस तक सिग्नल नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि ये इसकी इलेक्ट्रिकल अडॉप्टेशन थी और ये इसकी मैकेनिकल अडॉप्टेशन थी। तो ये दो इसके रिसेप्टर की इंटेलिजेंस है कि ये दो इस तरह ये अडॉप्ट दो फिनोमिना जो है ये मैकेनिज़म्स कह लें, इसके थ्रू जो है उनको अपने आदी कर लेते हैं कि अब पहले मेरे साथ ये हुआ था तो दोबारा ये वो नहीं होने देता। तो इस तरह जो है रिसेप्टर को पहले से पता होता है कि अब पहले मुझे ये स्टिमुलस मिला था तो इसको मैंने कैसे अडॉप्ट करना है। तो ये इन दो पैराग्राफ में जो है वो यही लिखा हुआ था। फिर वो कहता है कि स्लो अडॉप्टिंग रिसेप्टर जो होते हैं इनको टॉनिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं, जिनमें कौन सा आ जाता है, मसल स्पिंडल्स आ जाते हैं और गोल्जी टेंडन अपरेटस आ जाता है। अब स्लोली अडॉप्टिंग रिसेप्टर कंटिन्यू टू ट्रांसमिट इम्पल्सिस टू द ब्रेन एज लॉन्ग एज द स्टिमुलस इज प्रेजेंट और एट लीस्ट फॉर मैनी मिनट्स और आवर्स, देयर फॉर दे कीप इन ब्रेन कॉन्स्टेंटली अप्राइज्ड ऑफ द स्टेटस। अच्छा, इस पैराग्राफ में देखें ना, ये जो पैराग्राफ है इसमें ये जो है ये सेकंड्स हैं और ये जो है इम्पल्सिस पर सेकंड है। तो अब इम्पल्सिस पर सेकंड जितनी देर में ज़्यादा होगी उसको कहेंगे एडॉप्टेशन। ठीक है, अब ये हेयर रिसेप्टर है और ये पेसिनियन कॉर्पस्कल है। तो पेसिनियन कॉर्पस्कल की एडॉप्टेशन देखें सबसे ज़्यादा है कि सेकंड कम है और ये फ़ौरन जो है इसने इम्पल्सिस जो है इधर तक पहुँच गए हैं। फिर आते हैं जनाब ये इंटरमीडिएट हेयर रिसेप्टर्स, जो 1 सेकंड में थोड़ा सा टाइम लिया फिर इम्पल्सिस जो है वो पर सेकंड ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ हैं जो काफ़ी देर, मतलब कि ज़्यादा देर भी लग सकती है उनको, मतलब कि काफ़ी स्लो अडॉप्टिंग है। ये कौन से हैं, जॉइंट कैप्सूल रिसेप्टर्स और मसल स्पिंडल फाइबर्स। तो इनको टॉनिक रिसेप्टर्स कहते हैं और ये काफ़ी जो है इनको टाइम लग जाता है अडॉप्ट करने में, तो इनको कहते हैं टॉनिक रिसेप्टर्स या फिर स्लो अडॉप्टिंग रिसेप्टर्स। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कह रहा है
कि रैपिडली अडॉप्टिंग रिसेप्टर्स एक तो होते हैं ना जी स्लो रिसेप्टर्स, ठीक है। इस ग्राफ में क्या एक स्लो रिसेप्टर्स हैं और दूसरे जो है फास्ट रिसेप्टर्स हैं। तो स्लो रिसेप्टर्स जो होंगे ये कॉन्टीन्यूसली सीएनएस की तरफ डिले मतलब कि अगर ये एक स्लो रिसेप्टर्स हैं तो इसका मतलब है कि ये स्लो है और ज़्यादा देर तक जो है ये कॉन्टीन्यूसली रिसेप्टर्स जो है ये इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं सीएनएस की तरफ। लेकिन क्या होता है कि जो रैपिड रिसेप्टर्स होते हैं या जिनको रैपिड रिसेप्टर को रेट रिसेप्टर भी कहते हैं, मूवमेंट रिसेप्टर भी और फिजिक रिसेप्टर्स भी, ये क्या होता है कि ये कॉन्टीन्यूसली इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड नहीं कर सकते। जिस तरह अब मसल्स की एक टोन है, ठीक है, मसल की जो टोन है, अगर एक ये बाइसेप है मेरे पास, ठीक है, तो इसकी एक मसल टोन है। ये मसल टोन जो है इसके मैसेज जा रहा है किसके थ्रू, मसल स्पिंडल्स के थ्रू सीएनएस की तरफ जो है वो एक मैसेज जा रहा है कि ये हमारे पास इस तरह से जो है ये हमारे पास ब्रेन है, ठीक है। तो मसल स्पिंडल्स को सीएनएस की तरफ मैसेज आ रहा है कि ये मसल की टोन है, तो ये मसल टोन मेंटेन करेंगे और ये कॉन्टीन्यूसली मेंटेन रखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो पेसिनियन कॉर्पस्कल स्लो वाले हैं, ठीक है, और यहाँ पर प्रेशर ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये स्किन का पैच है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की स्किन है और इसके ऊपर जो है वो पेसिनियन कॉर्पस्कल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई स्क्रैच आया है या फिर कोई टच जो है वो स्टिमुलस आया, तो पेसिनियन कॉर्पस्कल्स ने क्या किया, उसको फील किया। लेकिन वो ज़्यादा देर तक फील नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि पेसिनियन कॉर्पस्कल्स जो है वो स्लो रिसेप्टर्स हैं, फास्ट रिसेप्टर्स हैं। तो ये जितना भी फास्ट टच होगा ये उसको रिसेप्ट करेंगे, लेकिन जो टोन होगी वो स्लो होगी। तो इसलिए इनको जो है ये स्लो इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसलिए इस पैराग्राम में वो कह रहा है कि जो पेसिनियन कॉर्पस्कल्स होते हैं ये हमारे पास जितने भी फास्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है ये ब्रेन तक लेकर जा रहा होता है, लेकिन ये इट इज़ यूजलेस फॉर ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टेंट कंडीशंस इन द बॉडी। क्योंकि एक बार मैंने अगर ये प्रिक किया किसी चीज़ को, स्किन को मैंने जो है वो प्रिक किया, तो अब यहाँ से मुझे पेसिनियन कॉर्पस्कल्स के साथ थ्रू जो है वो सीएनएस की तरफ मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे प्रिकिंग हो रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो प्रिकिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन मेरे फिंगर तो वैसे ही है, उसके ऊपर मसल्स भी वैसे हैं, टोन भी वैसे ही है। तो ये जो टोन है ये मेंटेन कर रहे हैं हमारे पास स्लो जो रिसेप्टर्स हैं, और जो इसको मैं प्रिकिंग फील हुई है ये फास्ट रिसेप्टर्स जो है उनके थ्रू फील हो रही है। अब आ गया प्रिडिक्टिव फंक्शन ऑफ द रेट रिसेप्टर्स। तो ये रेट रिसेप्टर का फंक्शन मैंने पहले बता दिया कि ये बैलेंस टोन, बैलेंस और इस चीज़ को जो ऊपर मतलब कि अगर एक मूवमेंट रनिंग हो रही है तो उसको जो है वो पहले से ही वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो ये जो है इनका फंक्शन है प्रिडिक्टिव फंक्शन ऑफ द रेट रिसेप्टर, के पहले से ही वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगला पाँव जो है वो कितने फासले पर और किस स्पीड से जा रहा है। एक अगर ये स्पीड है तो कहाँ अगला स्टेप जो होगा वो किस तरफ आएगा, कैसे आएगा। तो वॉकिंग, मूवमेंट, बैलेंस में जो है ये रेट रिसेप्टर्स जो है ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो ये इनका जो है ये फंक्शन है। अब उसके बाद कहते हैं कि नर्व फाइबर्स दैट ट्रांसमिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिग्नल्स। अच्छा, अब डिफरेंट फाइबर, नर्व फाइबर्स की भी जो है ना वो टाइप्स होती हैं। कि नर्व फाइबर्स क्या होता है कि अब ये अब रिसेप्टर है, ठीक है, एनी रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर सीएनएस की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, लेकिन सीएनएस की तरफ जो चीज़ इंफॉर्मेशन लेके जा रही है वो क्या है, नर्व फाइबर है, ठीक है, नर्व फाइबर। अब ये नर्व फाइबर जो है ना डिफरेंट फाइबर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेशंस को जो है वो कैरी करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर फास्ट पेन है तो फास्ट पेन ने सीएनएस की तरफ 120 की स्पीड में जाना है, तभी तो पता चलेगा ना कि ये फास्ट पेन है। जिस तरह हैमर के साथ अगर कोई हिट हुआ या फिर प्रिक या फिर कील स्किन के ऊपर मारा तो फ़ौरन सीएनएस को पता चल गया, ब्रेन को पता चल गया कि क्या हुआ है, कि मुझे फील हुआ है। तो फास्ट पेन जो है फाइबर्स होते हैं ना वो 120 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ जो हो जाते हैं। तो इनकी आगे नर्व फाइबर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? फाइबर ए और फाइबर बी और फाइबर सी, ठीक है। तो फाइबर ए की आगे जो है वो डिफरेंट टाइप है, ए अल्फ़ा, ए बीटा, ए डेल्टा, ए गामा, ठीक है। तो ये अब आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड जो है वो कैरी कर रहे हैं। तो इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, जो फास्ट पेन, अच्छा एक और बात, जो फास्ट पेन होता है ना वो हमारे पास फाइबर ए कैरी करता है, और जो स्लो पेन होता है वो फाइबर सी कैरी करता है। तो इसी तरह ये पैराग्राफ में बता रहा है कि अब इसमें वो कह रहा है कि डिफरेंट फाइबर्स जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेन की तरफ जो है वो लेके जाते हैं, और रेंज ऑफ कंडक्टिंग वेलोसिटीज इज़ बिटवीन 0.5 to 120 मीटर पर सेकंड, के डिफरेंट रेंजेस होंगी। अगर स्लो फाइबर होंगे तो 0.5 और अगर फास्ट होंगे तो 120। इसके बाद जो जनरल क्लासिफिकेशन है नर्व फाइबर की वो भी बता दी मैंने कि ए और सी होते हैं। उसके बाद ए की आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, गामा। और फाइबर सी जो होते हैं ये पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स और पेरिफेरल नर्व में मोस्टली जो है ये होते हैं। तो अब उसके बाद अगला जो इसमें पैराग्राफ है
उसमें इन्होंने यही बताया हुआ कि कौन सी जो है वो फाइबर जो है ये कौन से ग्रुप में होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं 1A है, ठीक है, तो इसमें एन्यूलर स्पाइरल एंडिंग्स जो होती हैं उनमें टाइप ए फाइबर्स होते हैं। तो ये पैराग्राफ एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से आ सकते हैं कि कौन सा जो फाइबर होते हैं ए टाइप जो है ये किस में होते हैं, एन्यूलर स्पाइरल में होते हैं, और गोल्जी टेंडन में कौन से होते हैं, क्योंकि गोल्जी टेंडन जो है फास्ट उन्होंने जो है वो मैसेज भेजना होता है, तो ए फाइबर्स होते हैं। अब कोई भी फाइबर जिस तरह स्लो पेन का होंगे या क्रूड टच का होगा या टेम्परेचर का होगा, तो वो टाइप सी फाइबर जो है वो कैरी करेगा, क्योंकि उनको ज़्यादा स्पीड से नहीं जाना होता। कि क्रूड टच क्या होता है कि आराम से जो है ये ऊपर क्रूड टच मतलब कि यह मच्छर जो है वो कान में आके गूंज रहा है, तो वो जो है होगा हमारे पास क्रूड टच। तो इस पैराग्राफ में ये बताया हुआ है। उसके बाद ये जो ट्रांसमिशन हो रही है ना इसकी, जो ट्रांसडक्शन हो रही है, उसके बाद क्या होगी, ट्रांसमिशन होगी। तो उस ट्रांसमिशन की कितनी टाइप्स हैं, दो किस्म की जो है वो टाइप्स हैं, ठीक है। उस और जो ट्रांसमिशन जो है वो आगे हो रही है उसके आगे दो स्पेशल और टेम्पोरल समेशन है। अब इसमें पैराग्राफ में क्या बताया हुआ है कि एक हमने स्किन का पैच लिया है 5 सेंटीमीटर का, इसे कहते हैं रिसेप्टर फील्ड, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का पैच लिया है, ये इसकी पेरिफ्रीज हैं और ये इसका सेंटर एरिया है। तो अब यहाँ पर जो पिन प्रिक हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, बल्क ऑफ द एंडिंग नर्व फाइबर्स हैं। तो अब दो किस्म के जितने अब दो किस्म के जो है ना ये सेंड इम्पल्सेस सेंड होती हैं। अगर मैं एक फ़ाइबर जो है ना, एक फ़ाइबर को स्टिमुलेट करूँगा तो ये सीएनएस तक जाएगा, लेकिन इसकी जो स्टिमुलस होगी वो 3 से ज़्यादा होगी या 1 से ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या, कि अगर मैंने एक को जो है वो पेन फाइबर को जो है वो स्टिमुलेट किया और वो एक जाके वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के किसी भी ब्रेन के हिस्से में जाके जो है वो कॉन्शियसनेस परसेप्ट हो रहा है, कॉन्शियसनेस में जा रहा है, तो आपको पेन फील हो रहा है। लेकिन अगर बहुत सारे नर्व फाइबर्स जो है वो लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर ब्रेन में इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। कि बहुत सारे अगर नर्व फाइबर लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इंटेंसिटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस इंटेंसिटी के इंक्रीज़ होने को कहते हैं स्पेटियल समेशन। समेशन कहते हैं ऐड अप होना ना। तो जितने नर्व फाइबर्स ऐड होंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी, तो इसको कहते हैं स्पेटियल समेशन। एक और समेशन है जिसको कहते हैं टेम्पोरल समेशन। तो ये इसकी ट्रांसमिशन की ना दो टाइप्स हैं, एक स्पेटियल समेशन और एक टेम्पोरल समेशन। स्पेटियल उसमें क्या था कि इसमें जो है डिफरेंट नर्व फाइबर्स प्लस हो रहे हैं, और टेम्पोरल में क्या होता है कि जो उसकी जो इंटेंसिटी होती है ना एक ही नर्व फाइबर की, कि इसकी मैं इंटेंसिटी जो स्टिमुलस की इंटेंसिटी होगी उसको इंक्रीज़ करूँगा, तो जितनी स्टिमुलस की इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी उतने एक्शन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, और जितना एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा उतना मुझे यहाँ पे फील ज़्यादा होगा कि मुझे पेन ज़्यादा हो रहा है। तो ये इसके दो टाइप्स है, एक स्पेटियल और एक टेम्पोरल। तो अब ये जो एक्शन पोटेंशियल होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी अगर एक ही फाइबर को हमने उतनी शिद्दत से जो है वो स्टिमुलेट किया। तो ये हो गया हमारे पास स्पेटियल और फिर टेम्पोरल। तो इसमें यही लिखा हुआ है। और ये जो पैराग्राफ जो डायग्राम है इसमें ये है कि ये वीक स्टिमुलस होगा, क्यों, क्योंकि अब देखें ना यहाँ पर एक नर्व फाइबर है, ठीक है, इसको अगर एक एक नर्व फाइबर जो है स्टिमुलेट हुआ सेंटर में, तो और ये साइड वाले हैं ये पेरिफ्रीज के हैं और ये सेंटर वाले हैं। अगर देखें ना पेरिफ्री जो है तो ये बहुत वीक स्टिमुलस है, सेंटर में बिल्कुल एक ही नर्व फाइबर जो है स्टिमुलेट हुआ है। जितने ज़्यादा जो है वो स्टिमुलेट हो रहे हैं उतना ज़्यादा जो है वो स्टिमुलस हो रहा है, और जितना ज़्यादा जो है वो सेंटर में ज़्यादा आ रहे हैं फाइबर्स ऐड अप हो रहे हैं। देखिए फाइबर जितने ऐड अप हो रहे हैं उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आ रहा है। तो ये होगी स्पेटियल जो है समेशन। और जो टेम्पोरल समेशन होगी उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ़ इम्पल्सेस इंक्रीज़ कर जाएंगे और उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा, और एक्शन पोटेंशियल जब इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा कि इंटेंसिटी जो है वो उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी और हमें पेन ज़्यादा फील होगा। उसके बाद ये अगला टॉपिक जो है ये अगली वीडियो में आएगा, ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सिग्नल्स इन न्यूरल पूल्स।